प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य पथ पर निर्मित कर्तव्य भवन 3 का किया उद्घाटन। पारंपरिक इमारतों की तुलना में 30% कम ऊर्जा का करेगा उपयोग। शेष भवनों का निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2025 तक होगा पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात। हरियाणा में चल रहे विकास कार्यों के बारे में गहन रूप से हुई चर्चा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। शहरों और गांवों में जल भराव की समस्या पर की सरकार से मांग। कहा, किसानों को कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे सरकार। और गिरदावरी और मुआवजे के मुद्दे पर बोले कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, किसानों के हित में है सरकार। हुड्डा साहब अपनी पार्टी संभालें, प्रदेश को संभालने के लिए सीएम नायब सैनी पूरी तरह सक्षम। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कर्तव्य भवन 3 के निर्माण से संबंधित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें भवन की आधुनिक विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया है और पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निर्मित भवन के पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया, ये भवन 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है और इसमें कुल 850 कार्यालय कक्ष हैं। भवन में 2 बेसमेंट और भूतल सहित 7 मंजिलें हैं। ये भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाला 10 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भवनों में से पहला है। शेष भवनों का निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा और सभी मंत्रालयों का स्थानांतरण 30 अप्रैल 2026 तक कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना, मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा नीति क्रियान्वयन को तेज करना है। कर्तव्य पथ का नाम दिया, उसी प्रकार से इन भवनों का नाम कर्तव्य भवन रहेगा। लगभग 1,50,000 स्क्वायर मीटर एरिया इस भवन का पर यह है और जिसमें लगभग 850 कमरे सब बने हुए हैं। सब कमरों को एक विशेष रचना के अंतर्गत उनको क्रमांक दे दिए गए हैं। उस क्रमांक में आपको फ्लोर की जानकारी भी मिलेगी, उस क्रमांक में उस कमरे का नंबर भी मिलेगा और भवन का नंबर हम अलग अलग दे ही रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में चल रहे विकास कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी से गहन रूप से चर्चा की। साथ ही उन्होंने पार्टी की गतिविधियां और प्राथमिकताओं पर भी विचार विमर्श किया। मुलाकात के संबंध में सीएम सैनी ने कहा कि विकास की गति को और तेज करने के लिए सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने इस अवसर पर उत्तरकाशी जिले के धराली में हाल ही में हुई बादल फटने की आपदा पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में कई लोग लापता हैं और कई लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को ईश्वर शांति प्रदान करे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह समय अत्यंत दुखद है क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण कई परिवारों और घरों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों को और तेज करने की अपील भी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत डीपली हरियाणा के जो विकास कार्य चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा की है और हमने बताया है। आदरणीय नड्डा जी ने चर्चा की है, उनके बारे में मैंने बताया है और विकास की गति तेज हो, उन सब विषयों के ऊपर मैंने चर्चा की। प्राकृतिक आपदा में काफी लोग अज्ञात और अज्ञात वो परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हुए हैं। दुख की घड़ी है। मैं अपने आप भी उन सब परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि प्राकृतिक एक आपदा इस प्रकार की आई है जिससे कि कई परिवार और घर भी वो चले गए हैं।
SYL पर दिल्ली में मंगलवार बैठक हुई, जिस पर आज चंडीगढ़ में प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, बैठक ऐतिहासिक और अच्छे वातावरण में हुई है। पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री ने भी बैठक को सकारात्मक बताया है। इस विवाद का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा होना है और मुझे उम्मीद है कि अब भी हमारे अधिकारों का संरक्षण होगा। उन्होंने पंजाब पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले उन्होंने विशेष सत्र बुलाकर एक तरफा तरीके से समझौता बंद किया और हमारे प्यासे खेतों को पानी नहीं दिया। इसके बावजूद पंजाब का पानी रावी नदी के माध्यम से पाकिस्तान चला जाता था। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा अपने अधिकार के लिए मांग कर रहा है और नई जल मांग नहीं की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी कहा है कि मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इतिहास में पहली बार कहा है कि मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई है। अब फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। अगर इन्होंने अच्छे वातावरण में बातचीत की है तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला दे रखा है हमारे हक में और मुझे उम्मीद है कि अब भी सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। जो समझौता हुआ था यूनिलेटरली स्पेशल सेशन बुला के बंद कर दिया। जो जमीन अधिग्रहण की हुई थी उसकी डीनोटिफिकेशन कर दी और बार बार कोर्टों के आदेशों के बावजूद भी उन्होंने हमारे प्यासे खेतों को, प्यासे लोगों को पानी नहीं आने दिया। हालांकि पंजाब का पानी फालतू जो है रावी नदी के माध्यम से पाकिस्तान को जा रहा है, लेकिन हरियाणा को नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों के बयान पढ़े हैं, आई एम होपफुल कि शायद समाधान हो। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार को लेकर निशाना साधा है। साथ ही जेजेपी और इनेलो को बीजेपी की ए और बी टीम बताया है। ये बातें उन्होंने रोहतक स्थित अपने निवास पर प्रेस वार्ता में कही। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज शहरों और गांवों में जल भराव की भारी समस्या हो गई है। गांव में तो हजारों एकड़ जमीन जल भराव के कारण खराब हो गई है। किसानों को दोहरी मार पड़ी है। हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों को कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। शहरों में और गांव में तो हजारों एकड़ जो है हेक्टेयर्स फसल बर्बाद हो गई। उसकी तरफ जिस तरह से तुरंत सर्वे करा के और उनका गिरदावरी करा के कम से कम 50,000 रुपए एकड़ उनको अनुदान को देना चाहिए, कंपनसेशन का देना चाहिए। क्योंकि वो फसल तो ये भी गई, अगली भी मुश्किल है। वो दो फसल का किसान को नुकसान हुआ। और शहरों में तो सीवरेज साफ नहीं करेंगे, सफाई के आप देख रहे जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं। ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा। सफाई का ठेका देते हैं लेकिन सफाई नहीं होती। ये आप देखें, भिवानी गया मैं, भिवानी में भी यही हाल था और भिवानी में एक ड्रेन बनाई थी, ड्रेन की सफाई नहीं करी। तो समय से पहले ड्रेन की सफाई करनी पड़ती है, सारी सीवरेज की सफाई करनी पड़ती है, सारे नालों की सफाई करनी पड़ती है बारिश से पहले, जब कहीं बचाव होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब हरियाणा कांग्रेस इकाई के जिला अध्यक्षों के चुनाव के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने टालते हुए कहा कि बीजेपी बताए क्या कारण है कि 2-3 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं किया और साथ ही बताया कि कांग्रेस का संगठन जल्द बनेगा। 2 साल से बताओ कारण, मेरे से पूछ गया तो बताओ कारण। जल्दी बनेगा, पता है कितने घोटाले हुए, कितना जुर्माना लगा, HPSC पे लगा, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में लिखा। अब भी हाई कोर्ट ने कहा क्यों ना तुम्हारे पे अपमाना का केस लगा जाए सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। कलेक्टर रेट की बात कही, कलेक्टर रेट जो है 10% से लेके 145% तक बढ़ाए हैं। इसका मतलब वो किसके ऊपर बोझ पड़ेगा? जो मध्यम वर्गीय लोग हैं। कांग्रेस की सरकार के समय बना था, पहले इस जैसे बनाया था कि गरीब आदमी को, मध्यम वर्गीय लोगों को प्लॉट मिल जाए और प्लॉट जो है लॉटरी से निकाले जाते थे ताकि ठीक हर आदमी अफोर्डेबल वो करके खरीद सके।
गिरदावरी और मुआवजे के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार किसानों के हित में है और जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी वो उठाए जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरने के सवाल पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा, हुड्डा साहब अपनी पार्टी संभालें, प्रदेश को संभालने के लिए सीएम नायब सैनी पूरी तरह सक्षम हैं। सरकारों ने जिस प्रकार से सारे हरियाणा का पानी काट के इस लोगों को बिना वजह बिना जरूरत के भी लोगों को पानी देने का प्रयास किया केवल वोट बैंक के लिए, ये स्थिति सरसा जिला में पैदा की। आज वहाँ भी सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ जमीन सेमग्रस्त है, किसान एक एक दाने के लिए मोहताज है। ये स्थिति भी यहाँ बनी हुई है। इसको सुधारने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और कोई स्पेशल योजना बनानी पड़ेगी तो वो भी बनाएंगे। यहाँ के किसानों को समस्या से निजात दिलाने का काम करेंगे। उन लोगों को देखो कसूर तो कोई है नहीं, उनको मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूँ, नायब सिंह सैनी जी भी इस पक्ष में, और किसान के हित में जो कदम उठाने पड़ेंगे उसको उठाएंगे। बता दें कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी वन विभाग द्वारा आयोजित 76वें जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फतेहाबाद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उनकी देखभाल करना। वहीं सेम की बढ़ती समस्या पर मंत्री कृष्ण बेदी ने पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पानी की डिमांड और आवश्यकता का आंकलन किए बिना केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते पानी दिया गया, जिससे ये मानव जनित समस्या पैदा हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सेम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रयासरत है और यदि कोई विशेष योजना बनानी पड़ी तो वो भी तैयार की जाएगी। त्योहार किस लिए है? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षा और संरक्षण, पूरी मानव जाति को और पशु पक्षी सभी को संरक्षण यदि कोई मिल सकता है तो इन हरे भरे वृक्षों से मिल सकता है। इस धरती का यदि श्रृंगार किया जा सकता है तो वृक्षों से किया जा सकता है। ये वन महोत्सव के कार्यक्रम केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं है, ये पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण का कार्यक्रम है, आने वाली नस्लों को बचाने का कार्यक्रम है और ये धरती हरी भरी रहे और इसी प्रकार से फलती फूलती रहे। पूरी सृष्टि का जितना भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, सभी को संरक्षण मिलता है एक वृक्ष से। हरियाणा कलेक्टरेट बढ़ाने के संबंध में लगातार बवाल हो रहा है, जिस पर चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि कलेक्टरेट बढ़ाने का फायदा किसानों को मुआवजा इत्यादि देने के तौर पर होगा। विपुल गोयल ने कहा कि कलेक्टरेट बढ़ाने से प्रॉपर्टी के काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ उठा रहे विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया है। और ये कोई कलेक्टर रेट बढ़ना कोई नई बात तो नहीं, नियमित तरीके से कलेक्टर रेट बढ़े रहे हैं और उन्हें बताया जाए कलेक्टर रेट से जो ब्लैक मनी का जो चलन है प्रॉपर्टी के अंदर उसको रोकथाम करने का काम होता है और सरकार का मैंडेट है भ्रष्टाचार को भी कम करना। और इस तरीके से जो डिफरेंस है कलेक्टर रेट बिटवीन एक्चुअल रेट्स का, उसको हमेशा कलेक्टर रेट को बढ़ाकर उसको कम किया जाता है और एक नियमित प्रक्रिया है। और हमारे किसान भाइयों के ये हितैषी नहीं, उनके किसान भाइयों के विरोधी जो कार्य हैं, 83% एग्रीकल्चर के अंदर 10% जो हमारा रेवेन्यू कलेक्टर रेट बढ़ा है उससे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा, चाहे उनके कहीं ज़मीन का मुआवजा देने की बात हो, चाहे ज़मीन का किसी भी तरीके का और कोई रेवेन्यू से रिलेटेड कंपनसेशन मिलेगा। तो कलेक्टर रेट एक आधार होता है, तो कलेक्टर रेट बढ़ेगा तो उन 83% लोगों को फायदा मिलेगा। हरियाणा में डॉग बाइट मामलों पर स्थानीय शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल का कहना है कि स्टरलाइजेशन का काम चल रहा है। कुत्ता पालने के लिए जो नियम तय हैं उनकी पालना की दिशा में भी सरकार तेजी से काम कर रही है। विपुल गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली की बचत की तरफ कदम बढ़ाते हुए हरियाणा में अब सरकारी दफ्तरों में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में लोकल अर्बन बॉडीज और राजस्व विभाग के सभी जिला स्तरीय दफ्तरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। हरियाणा की तहसीलों को ऑनलाइन और स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि शुरुआत नारायणगढ़ तहसील से की जाएगी। डॉग्स बाइट भी एक बड़ी समस्या है, उस पर रेगुलर सरकार अपना कुछ ना कुछ चिंतित भी है। तो इस तरीके के जो नियम कायदे कानून हैं उसके तहत सरकार काम कर रही है और बड़ी तेजी से हरियाणा के अंदर जो डॉग स्टरलाइजेशन का काम चल रहा है। उसी तरीके से यूएलबी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं उन पर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सभी पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर इसको रिन्यूएबल एनर्जी में परिवर्तित करने का काम जल्द शुरू होगा और
जितने भी जो लोग हैं, मैं लोगों से भी आह्वान करूंगा कि सौर ऊर्जा को ज़रूर अपने अपने घरों में, चाहे उनका 10 किलो वाट का कनेक्शन है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, कुछ ना कुछ जितनी भी जगह हो उसे सौर ऊर्जा पर ज़रूर परिवर्तित करें। तो सभी तहसीलों को ऑनलाइन करने का काम और स्मार्ट तहसील बनाने का काम जल्दी एक पायलट शुरू होगा और आप लोगों को उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पानीपत के स्काईलार्क रिजॉर्ट में वार्तालाप मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कौशल विकास एवं सहकारिता आंदोलन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में पानीपत के उपायुक्त वीरेंद्र कुमार दहिया व स्किल डेवलपमेंट विभाग के रीजनल डायरेक्टर सुशील अग्रवाल ने शिरकत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा मीडिया वर्कशॉप में पत्रकारों को अपने लेखों में सरकार की पहलों को शामिल करने के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा की गई, ताकि अंतिम छोर तक व्यक्ति सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रह सके और बड़े पैमाने पर जनता इन योजनाओं से लाभान्वित हो। मुख्य अतिथि के तौर पर उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि यह आयोजन मीडिया और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और सरकारी कार्यक्रमों में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, जो भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। ऐसे ट्रेड इनकलकेट करें कि वो जो आज के दिन में प्रचलित हो। रोडवेज के पास आज ट्रेड में बस सिवाय टाटा लीलैंड के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते जो मैकेनिक है। और कितने मैकेनिक है? 5000। तो देखो, एक तो अपने ट्रेड में आदमी को पारंगत होना चाहिए, पूरी तरह से पारंगत होना चाहिए। अपने फील्ड का जो आदमी एक्सपर्ट होता है, आपके पत्रकारिता में देखो, जो पत्रकार एक्सपर्ट है उसकी सब वैल्यू करते हैं, इज्जत देते हैं कि जी पूछनी हो आपको। तो हमने बच्चों में यही भावना इनकलकेट करनी हो, IITs में, ITI में जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक देने की दिशा में अब फतेहाबाद जिले में जमीनी स्तर पर तेजी से कार्य हो रहा है। इसी क्रम में नगर परिषद फतेहाबाद द्वारा वार्ड वाइज कैंप लगाकर उन लोगों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं जिनके दस्तावेज प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इस संबंध में नगर परिषद सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि ये योजना पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है और हरियाणा सरकार इसे जमीनी हकीकत में बदलने के लिए प्रयासरत है। इस पहल से लाभान्वित हो रहे नागरिकों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पहली बार सरकार ने झुग्गी और लाल डोरा क्षेत्रों के लोगों की सुध ली है। नतीजतन अब हम अपनी जमीन के असली मालिक बन पाए हैं। ये जो स्कीम है हम शहरी एरिया में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नगर परिषद फतेहाबाद में लगभग 3500 प्रॉपर्टीज हैं जो लाल डोरे के अंदर आती हैं, जिनको जो स्वामित्व है वो दिया जाना है। इसमें से हमने लगभग 800 प्रॉपर्टीज को तो जो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है वो दे दिया है। तो इसमें हमने वार्ड वाइज कैंप्स लगा के और जो IEC एक्टिविटीज हैं लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने कागजात जो है वो लेके आइए। जो प्रॉपर्टी लाल डोरे के अंदर आ रही है उन सभी को मालिकाना हक दे रहे हैं। जो भी उनके पास आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, फैमिली ID हो या फिर किसी की रजिस्ट्री हो असेसमेंट वाली या फिर एफिडेविट हो, उसके आधार पे हम लाल डोरे का सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। कि यहाँ हमें मालिकाना हक देने का जो 40-50 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं उनके अगेंस्ट, ताकि जो लाल डोरे के तहत जो जगह आती है ताकि आप अपने कागजात वगैरह लेके हम यहाँ वेरीफाई करवाएं ताकि हम आपको उनका मालिकाना हक दे सकें। सरकार का भी किसी को विचार करते हैं। नगर पालिका ने जो ये कैंप लगाया हुआ है प्रॉपर्टी ID का लोगों को देने के लिए, 40-50 साल से लोग जो रह रहे हैं उनको उनका हक मिलना भी चाहिए। सरकार जो इनके लिए कदम उठा रही है बहुत बढ़िया उठा रही है और इनको हक मिलना चाहिए। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांव-गांव तक पहुंच करने के उद्देश्य से डाक विभाग ने देश भर के डाकघरों में IT 2.0 सॉफ्टवेयर लागू किया है। इस अत्याधुनिक प्रणाली का संचालन मुख्य सर्वर चेन्नई से किया जा रहा है, जिससे सभी सेवाएं अब रियल टाइम में संचालित होंगी। इसके बारे में फतेहाबाद से सीनियर पोस्टमास्टर संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि IT 2.0 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं को पारदर्शी, तेज और ग्राहक केंद्रित बनाना है। अब हर ट्रांजैक्शन रियल
रियल टाइम में होगा, जिससे ग्राहकों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैंकिंग, बीमा और पत्र सेवाएं अब एक ही प्लेटफॉर्म पर सरल हो जाएंगी। यह डिजिटल बदलाव खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। नया सॉफ्टवेयर आया है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है जनता को, लेकिन जब बहुत जल्द ये समस्या सुलझ जाएगी। हमारा जो सर्वर है, मेन सर्वर, वो चेन्नई में है, तो वो लगातार इस पर दिन रात काम करने लगा हुआ है। तो जल्दी इसमें सुधार आ जाएगा और सब कुछ ठीक नॉर्मल, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। सरकार जनता को ज़्यादा सुविधा देने के लिए ये किया है, ताकि और ज़्यादा सुविधा मिले, आराम से काम हो जाए, एक ही जगह पे काम हो जाए। तो आम पब्लिक से अनुरोध है कि वो भी थोड़ा सहयोग करे, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। फतेहाबाद पोस्ट ऑफिस में पहुंचे शुभम कुमार और विनोद कुमार ने IT 2.0 को जनता के हित में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि पहले हमें छोटी छोटी सेवाओं के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, अब सब कुछ तुरंत हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में ऐसे डिजिटल बदलाव से लोगों का IT सिस्टम पर भरोसा बढ़ा है। सॉफ्टवेयर अपडेट का कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहे हैं, जिसके कारण काम बहुत स्लो हो रहा है और दिक्कतें आ रही हैं। काफ़ी बात है, हमारे लिए, जनता के लिए है। अच्छी बात है, सर्वर अपडेट हो रहा है, ये आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। तो वैसे परेशानी है थोड़ी सी, 1 या 2 दिन लग जाएंगे। जैसे मैं जमा यहीं पता लगाऊंगे कि हमें दिक्कत चल रही है। देश भर में साइबर अपराध के लिए हॉटस्पॉट बनते जा रहे नूह जिले को लेकर अब दूरसंचार विभाग भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राधा चरण शाक्य ने अपनी टीम के साथ लघु सचिवालय नूह में पुलिस विभाग, दूरसंचार कंपनियों, सिम विक्रेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भी उपस्थित रहे। इसके अलावा ASP आयुष यादव ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में नूह जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध पर गहन चिंतन किया गया और इस पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार कंपनियों एवं सिम विक्रेताओं का सहयोग मांगा गया। राधा चरण शाक्य एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा के नूह जिले में 100 गांव हॉटस्पॉट है और पिछले कुछ समय में ये जिला साइबर अपराध में हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान जासूस नूह जिले से पकड़े गए थे, जिनके पास से 2 फर्जी सिम भी पाए गए थे, जो यहीं से खरीदे गए थे। लिहाजा देश की सुरक्षा को किसी प्रकार का भी आंतरिक खतरा ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही कैसे इस जिले से साइबर अपराध का खात्मा किया जा सकता है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। जो हॉट स्पॉट बना हुआ है ये न बने। आप लोग अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लीजिए, पुलिस के साथ सहयोग करें। यदि आपके पास कोई इंक्वायरी के लिए आता है उसको आप सपोर्ट करें। तो आज की जो बैठक थी उसका पर्पस यही था कि जो लोग सिम कार्ड बेचते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं अलग अलग सेवा प्रदाताओं के साथ, चाहे वो रिलायंस जियो हो, चाहे भारती एयरटेल लिमिटेड हो, चाहे भारत संचार निगम लिमिटेड हो, कि बाहर के सिम कार्ड्स हरियाणा में आ रहे हैं। तो आप हमारी ऑफिस में बता सकते हैं, आप नूह SP ऑफिस में बता सकते हैं, उनकी साइबर क्राइम यूनिट में बता सकते हैं कि इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर हैं। जो भी POS एजेंट्स हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, उनको हम लोग जो है किसी प्रकार की कोई समस्या उनको नहीं आने देंगे यहाँ पर। लेकिन साथ ही अगर जो पुलिस को कोऑपरेट करने की बजाय नेग्लिजेंस कह लीजिए या उसको मॉडिफाइड इंटेंशन कह लीजिए, उसकी वजह से अगर अपराधियों के साथ संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नशा मुक्ति अभियान के तहत आज गांव ऊटावड़ में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। जब तक गांवों से नशा करने वाले और बेचने वाला व्यक्ति इस बुराई से जुड़ा रहेगा, तब तक इस बुराई का अंत नहीं हो सकता। पूरा गांव एकजुट होकर नशे के खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाए और इस नशे की लत पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का कार्य करें। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में जितने भी लोग यहाँ पर नशे से पीड़ित हैं उन सबका इलाज कराएंगे और नशे जो भी लोग नशा तस्कर थे क्या तो वो नशा छोड़ देंगे, वरना उनको सलाखों के पीछे करेंगे। ये बहुत बड़ी संख्या में जो है गांव के लोग हमारे साथ हैं और पुलिस की मुहिम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, न केवल उटावड़ बल्कि पूरे आसपास के सभी गाँवों में ये मैसेज गया है और इससे हम
अपने जो नशा मुक्ति के अभियान में जरूर कामयाब हो। इस अवसर पर गांव उटावड़ और गांव गुरा कसर के सरपंच ने कहा कि गांव के एक कमेटी बनाकर लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। गांव को नशा मुक्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हमारे उलामाओं की मदद से एक कमेटी बनी थी, गांव में पंचायत हुई थी, 51 लोगों की कमेटी बनी। जो लोग नशा बेच रहे हैं और जो कर रहे हैं उनके घर घर जाकर हम लोगों ने उन्हें समझाया। पूरी टीम ने, मैं अकेला क्रेडिट नहीं लूंगा, पूरी टीम ने काम किया है, बहुत मजबूती के साथ काम किया है और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारा गांव नशा मुक्त बहुत जल्द होगा। एसपी साहब ने जो नशा मुक्त अभियान चलाया है उससे सारी जनता और मैं और मेरा गांव बहुत खुश है। नशा मुक्त अभियान जो चलाया हुआ है उससे काफी राहत मिल रही है नशा मुक्ति से। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है और बाजारों में खूब रौनक देखी जा रही है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय संस्कृति की पहचान है। बाजारों की देखी जा रही चहल पहल इसी पवित्र बंधन की गवाही देती है। फरीदाबाद के बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार कई नई डिजाइनों की राखियां आई हैं। 10 रुपए से 500 रुपए तक की राखियां उपलब्ध हैं और बहनों की खूब खरीदारी चल रही है। अब उत्साह एकदम काफ़ी है, इस वर्ष काफ़ी उत्साह है बहनों के अंदर और सही मायने में ये एक पवित्र त्यौहार है। हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र भाई बहन का त्यौहार है। ऐसी स्थितियों इसी त्यौहार से आगे फिर लगे रहते हैं त्यौहार। अब इसके बाद जन्माष्टमी आएगी। राखी हमारे पास सैकड़ों प्रकार की हैं, तमाम तरह के धागे हैं, कुछ मोतियों की राखी हैं, कुछ और झुमकों की राखी हैं, कुछ ब्रासलेट टाइप की राखी हैं। इस साल और ज़्यादा अच्छा क्रेज चल रहा है। हमारे पास राखी ये मान लो 10 रुपये से लेके और 500 रुपये तक की राखी है। खरीदारी के लिए आई महिला ने कहा कि मैं पूरे साल इस दिन का इंतजार करती हूँ। इस बार बाजार में बहुत सुंदर और नई डिजाइन की राखियाँ आई हैं। बहुत अच्छी राखी है भाई के लिए, इसलिए। तो कैसी अनोखी कुछ राखी नई आई है आपकी बात, कुछ अलग दिखा? हाँ, बहुत सारी राखियाँ अलग अलग आई है, बहुत सारे डिजाइन है, बहुत प्यारी प्यारी राखी आई हैं। और बिल्कुल इस दिन का तो बहुत सब्री से इंतजार करती है हर बहन अपने भाई का। अब महंगा सस्ता क्या देखा जाता है, भाई का प्यार सबसे ज़्यादा जरूरी होता है राखी के दिन को। फरीदाबाद में एक निजी इंटरनेशनल स्कूल में खेलों के महाकुंभ का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जाने माने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी एवं पद्मश्री अवार्डी गोपीचंद पुलेला पहुंचे, जिनका स्वागत स्कूल की प्रिंसिपल व फैकल्टी द्वारा किया गया। इस मौके पर गोपीचंद पुलेला ने बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेलकर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं मंच पर सभी खिलाड़ियों को संबोधित कर उनमें ऊर्जा भरने का काम भी किया। इतने लोग बच्चे इधर खेलने आए हैं टूर्नामेंट, और ये बहुत ही अच्छा सूचन है, क्योंकि आज के तारीख में खेलना बहुत ही ज़रूरी है, ना कि सिर्फ मेडल्स के लिए बट अपनी बढ़ोतरी के लिए भी हमारे बच्चों को खेलना चाहिए। सो इतने बच्चे इतने बढ़िया सा माहौल में खेल रहे हैं और इतना प्रोत्साहन उनको मिल रहा है उनकी पेरेंट्स की तरफ से और वो भी जो उनकी स्कूल्स की तरफ से भी है। ये बहुत खुशी की बात है। हमारे देश में काफ़ी ऐसे खिलाड़ी उभर के आए हैं जो काफ़ी हमारे देश का नाम रोशन किया है, और आने वाले समय में भी मैं मानता हूँ कि जब बच्चे खेलते हैं तो उनको वो मकाम हासिल करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 अपने पास आए हैं और टॉप प्लेयर्स अपने पास आ रहे हैं, तो उनको एक रोल मॉडल की तरह लेते हुए उनकी स्टेप्स में आगे जाके और अच्छा करें, ऐसे हो। इस मौके पर निजी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि आज से 3 दिवसीय क्रिस लिस स्कॉलस्टिक्स चैंपियनशिप व स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ किया गया है, जिनमें एनसीआर के करीब 42 स्कूलों के 850 से ज्यादा छात्र खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने बताया कि उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अच्छा लग रहा है और उन्हें यकीन है कि वो अच्छा प्रदर्शन करके जीत कर दिखाएंगे। ये स्कॉलास्टिक चैंपियंस लीग है और ये स्पोर्ट्स मीट है जिसमें 42 स्कूल्स फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर के आए हैं और 850 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे आज।
ये एक तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही है। ये ऑर्गेनाइज हमने इसी पर्पज से किया है कि बच्चे आए, खेलें, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली भावना जो है वो आपस में बच्चों में आए। आज मैं शिवनादर की तरफ से अंडर 14 बॉयज सिंगल्स और बॉयज डबल्स खेलूंगा। आज इधर MBN में इंटर स्कूल में गोपीचंद सर आए थे और उनको देख के मैं बहुत मोटिवेटेड और इंस्पायर हुआ और आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जीतने की। लगता है टीम के नाम में आज आप। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।